नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अक्षर यूं तो छोटा होता है, लेकिन अक्षर से अक्षर मिल जाता है तो शब्द बन जाता है, और शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो उनमें वाक्य की ताकत आ जाती है। यानी एक अक्षर विचार बनकर सबको साक्षर करने की शक्ति पैदा कर देता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर हम इस शक्ति की ही भक्ति करेंगे, लेकिन साथ ही देखेंगे कि दुनिया को गुरु मंत्र देने वाले हिंदुस्तान में आज की तारीख में साक्षरता से जुड़ी योजनाएं क्या स्थान रखती हैं। क्योंकि बात जब स्थान और मौके की होती है तो सियासत के हर्फ खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं। मसलन जनता अक्षर अक्षर होती है, और जब जनता मिल जाती है तो उसमें शब्द की शक्ति आ जाती है। लेकिन अगर अवसर नुमाइंदगी के चुनाव का होता है तो बजाय जनता के नेता ही वाक्य बनकर बयानों के रास्ते विचार थोपना शुरू कर देते हैं। दरअसल सियासत और साक्षर होने की ये दूरी हमेशा ही अक्षर की तलाश पूरी नहीं होने देती है। आज इसी तलाश की खोज करेंगे हम डीएनए में। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात बिहार की सियासी हलचल की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के महागठबंधन से अलग होने के बाद अब एनडीए में भी दरारें दिखने लगी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में शामिल रामविलास पासवान पर भाई भतीजावाद बढ़ाने का आरोप लगाया है। साथ ही खुद को बिहार में दलितों का बड़ा नेता बताया। मांझी के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। किस आधार पर वो राष्ट्रीय नेता अपने को करते हैं? महागठबंधन के बाद एनडीए में दरार। क्या एनडीए में नहीं है सब ठीक? अपने बेबाक बोल से सुर्खियों में रहने वाले मांझी एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि टिकट बंटवारा के पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर निशाना साधकर मांझी ने एनडीए के अंदर हलचल मचा दी है। जीतन मांझी अभी ट्रायल में है। क्या अर्थ है, उनकी क्या भावना है? ट्रायल का क्या मतलब है? 1980 से विधायक, मंत्री, समाजी कार्यकर्ता, इवन मुख्यमंत्री का भी कुछ दिन काम करने का मौका मिला, तो क्या ये ट्रायल पीरियड है? और अगर ये ट्रायल पीरियड है तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन करके राष्ट्रीय नेता जो अपने को कह रहे हैं, हम प्रश्न करना चाहते हैं किस आधार पर वो राष्ट्रीय नेता अपने को करते हैं? मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने रामविलास पासवान के पूरे राजनीतिक करियर पर भी सवाल उठा दिया। दलितों के बहाने मांझी ने खुद को रामविलास पासवान से बड़ा नेता बताया। अगर स्वजातीय की ही बात अगर कही जाए तो जिस समय मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया था कि महादलित में पासवान जाति अनुसार जाति नहीं आवेंगे, तो हम और छेदी पासवान जी मंत्रिमंडल में विरोध किया था, और खुलकर के सामने बात आ गई थी छेदी पासवान के द्वारा। चूंकि हम मंत्रिमंडल में थे, हम नहीं कुछ बोल सकते थे। उस समय हमारे माननीय रामविलास पासवान जी और उनका दल कहां था? मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है ये बयान। ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे मांझी खुद को साबित करना चाहते हैं दलितों का बड़ा नेता। मांझी की चाहत जो भी हो, लेकिन इन कड़े बयानों के बाद एलजेपी और बीजेपी की ओर से सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सारी बातें कही। मैं समझ नहीं पाया कि क्या वजह रही कि उन्होंने सारी बातें। मांझी जी के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनके आने से हमारे गठबंधन को मजबूती मिली है। हमारे प्रदेश के बहुत सम्मानित नेताओं में से एक हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। कोई मांझी जी और पासवान जी के बीच में लड़ाई नहीं है। अपनी अपनी सीट पर सबका दावा होता है। कुछ सीटों पर बीजेपी का दावा है, उसी सीट पर मांझी जी का भी दावा है, उसी सीट पे पासवान जी का दावा है, उसी सीट पे रालोसपा का दावा है। लेकिन हम जब मिलकर बैठेंगे तो सबको हल कर लेंगे। एनडीए में टिकट का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है, जबकि इसे लेकर घटक दलों के नेता साथ बैठ चुके हैं। एलजेपी और आरएलएसपी, मांझी की पार्टी, हमसे ज्यादा टिकट की मांग कर रहे हैं, और रामविलास पासवान खुद को बिहार में दलितों का नेता बता रहे हैं। ऐसे में मांझी के बयान के गंभीर सियासी मायने हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना।
तो बिहार में सियासी पारा गर्म है, नेताओं के बयान से तपिश और बढ़ती जा रही है। जिस तरह की सियासत हो रही है उसे देखते हुए यहां भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब तक की सियासत को देखते हुए कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या भय के कारण भ्रम के धुंध नहीं छट रहे हैं? अब देखिए, महागठबंधन के बाद एनडीए में मांझी ने पासवान के खिलाफ बयान देकर एक नया भ्रम पैदा कर दिया है। मांझी की अब तक की जो पॉलिटिक्स रही है उसको देखते हुए उनके बयानों को शायद ही कोई गंभीरता से ले, लेकिन आज रामविलास पासवान को लेकर उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस बयान की टाइमिंग बहुत अहम है। एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, खासकर एलजेपी और आरएलएसपी ज्यादा दबाव बना रहे हैं। मांझी की पार्टी खुलकर सीटों की मांग नहीं कर रही है, लेकिन पासवान के बहाने मांझी ने सीटों की मांग कर दी। चर्चा को आगे बढ़ाएं, पहले इस बयान को सुनिए। हमने ये कहा कि उनको विधानसभा में 0 स्ट्रेंथ है, हमारा है 13, तो 13 तो मेरा है ये है, 13 के बाद वो 0 है, हम भी और भी 0 है, उससे आगे बढ़े। अगर 25 सीट उनको मिलती है तो हमको कितना मिलना चाहिए, ये राजद के लोग या हमारे भाजपा के लोग समझे। हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो अनकंडीशनल समर्थन दिया है। इसीलिए यदि वो 75 सीट मांगते हैं जिनका कि 1 सीट नहीं विधानसभा में है, तो जीतन मांझी को तो 13 है, वो भी तो कुछ कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मांझी ने इस बयान के माध्यम से बीजेपी को चेतावनी देने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि वो एलजेपी से कम नहीं है। अब देखिए, एलजेपी पहले 75 सीटों की मांग कर रही थी। अभी सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक एलजेपी 50-55 सीटों पर अड़ी हुई है, यानी मांझी कुछ नहीं मांगते हुए बहुत मांग रहे हैं। रामविलास पासवान पर मांझी के सीधा हमला बोलने का मकसद उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो है ही, इसके अलावा उनका दलित कार्ड भी है। आपको बता दें कि बिहार में 4.2% आबादी दलित यानी पासवान की है, जबकि लगभग 10% आबादी महादलित की है, जिसमें 21 जातियां शामिल हैं। याद कीजिए, मांझी जब सीएम थे तब महादलितों की बात खूब किया करते थे, उनके स्वाभिमान को झकझोरने की कोशिश करते थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था बिहार में 22% महादलित हैं, अगर सब एक हो जाएं तो बिहार में उनका ही राज होगा। अब जब मांझी खुद को पासवान से बड़ा नेता बता रहे हैं तो उसमें आश्चर्य नहीं है। हाँ, इसके लिए उन्होंने जिस समय का चुनाव किया है वो बेहद अहम है। तो क्योंकि एनडीए में सीटों पर अब तक बंटवारा नहीं हुआ, जबकि इसको लेकर 30 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर एक बैठक हुई थी। बैठक में तय हुआ था कि बाहर कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे गठबंधन की साख पर असर पड़े। साथ ही 1 सितंबर को भागलपुर में पीएम मोदी की रैली के बाद सीटों के बंटवारे का फैसला लेने की बात कही गई, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। सन्नी देओल का डायलॉग आपको याद हो जाएगा। इस बीच मांझी के ताजा बयान के बाद सीटों का बंटवारा और मुश्किल हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि इस भ्रम की स्थिति में अमित शाह जैसे रणनीतिकार कैसे निपटते हैं इस स्थिति से। जीतन राम मांझी के पॉलिटिकल बयान के बाद अब उनके एक विवादित बयान की भी बात कर लेते हैं। दलित और महादलित समुदाय का बड़ा नेता साबित करने के दौरान मांझी साहब ये कह दिए कि रेप करने वाले एक विशेष जाति के होते हैं। मांझी के इस बयान का डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले ये बयान सुनिए। क्या कारण है कि सामूहिक बलात्कार होता है और सामूहिक बलात्कार में बलात्कार करने वाला आरोपी हम नहीं कर सकते हैं, भय लगता है, लेकिन एक विशेष जात के लोग। क्या कारण है कि सामूहिक बलात्कार होता है और सामूहिक बलात्कार में बलात्कार करने वाला आरोपी हम नहीं कर सकते हैं, भय लगता है, लेकिन एक विशेष जात के लोग। मांझी इस बयान के जरिए क्या जताना चाह रहे हैं? एक विशेष जाति का क्या मकसद है? क्या मांझी खास रणनीति के तहत जातीय गुलबंदी कर रहे हैं? मांझी का मकसद जो भी हो, लेकिन सवाल यह कि बलात्कार जैसे गंभीर विषय, संवेदनशील विषय पर उनके जैसे नेता को कम से कम इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था। ये तब जब उनके पहले हमारे देश के कई नेता तथा कथित धर्मगुरु और कई खास लोग बलात्कार पर बेतुके बयान दे चुके हैं। अभी हाल ही में याद होगा आपको, समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि एक महिला के साथ 4 लोग कैसे बलात्कार कर सकते हैं, यह व्यवहारिक नहीं है। मुलायम सिंह यादव के अलावा हमारे देश में बलात्कार पर बेतुके बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। बीजेपी नेता बाबूलाल गौड़, आरएसएस के मोहन भागवत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की प्रमुख आईएनएलडी के ओम प्रकाश चौटाला, धर्मगुरु
आसाराम बापू जैसी बड़ी हस्तियां इस लिस्ट में शामिल हैं। जाहिर है ये गंभीर सवाल है, बलात्कार जैसे मामले पर गंभीर लोग इतना हल्का बयान क्यों देते हैं। अब देखिए, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन के बाद भारत बलात्कार के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर दिन 92 महिलाओं का रेप होता है, यानी हमारे देश में हर घंटे लगभग 4 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में महिला उत्पीड़न के ज्यादा मामले सामने आते हैं। अब देखिए, जो जीतन राम मांझी आज कह रहे हैं बलात्कार करने वाले विशेष जाति के होते हैं, तो सवाल यह है कि सीएम रहते हुए उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कहा, या फिर सब कुछ अपनी सियासत साधने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार बात उस जनता परिवार की जो कभी एक होने का दावा करता था, लेकिन आज अपने में ही उलझते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का कठोर रवैया नीतीश को लेकर सामने आया है, बताएंगे। आइए एक बार फिर वापस लौटते हैं सियासी खबरों की ओर। एनडीए की हमने बात की ब्रेक से पहले, बात महागठबंधन की, और महागठबंधन से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कठोर बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला बोला है। एनसीपी ने नेताजी के बयान का समर्थन किया है। आरजेडी नेता रघुवंश सिंह ने सीटों के बंटवारे पर सवाल उठाकर मामले को और भी गंभीर बना दिया है। जिन्होंने 12.5 साल तक बीजेपी के साथ और बीजेपी की समर्थन से सरकार बनाई हो, आज वो सेकुलर हो गए। अयोध्या के लिए जिम्मेदार है सबसे बड़ी कांग्रेस, अब वो सबसे बड़े सेकुलर हो गए, बैठ गए जाके मंच पर। सियासत में गठजोड़ जब टूटता है तो उसकी गर्मी कुछ इसी तरह निकलती है। कल तक लालू नीतीश के साथ दिल मिलने का दावा था, आज नीतीश के सेकुलर होने के दम पर दमदार वार है। आप देख लीजिए बिहार में कैसी भगदड़ मची। बिहार में भगदड़ है पूरी तरह से, कौन कहाँ जाए। अब बिहार लड़ाई है बीजेपी से, लड़ाई लड़ी है बीजेपी से समाजवादी पार्टी ने। बताइए, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से लड़ते हुए 16 लोगों को गोली लगी, अयोध्या में वहीं शहीद हो गए, और कितने घायल हुए, कितना समाजवादी पार्टी ने कष्ट झेला। तो समाजवादी पार्टी और सेकुलर नहीं है, सेकुलर वो हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ 10 से लेके 12 साल तक सरकार चलाई बीजेपी की समर्थन से, वो आज सेकुलर बन गए। ये बात को सामने आना चाहिए, हार जीत बनी लगे होना हो, लेकिन जनता के बीच जाना चाहिए कि जिन्होंने 12.5 साल तक बीजेपी के साथ और बीजेपी की समर्थन से सरकार बनाई हो, आज वो सेकुलर हो गए। और जो कि जितने जो है, चाहे वो 2 नेता हो चाहे 3 नेता हो, वे सब बीजेपी से, कहीं कांग्रेस से, कहीं किसी से मिलके अब लोग अयोध्या के लिए जिम्मेदार है सबसे बड़ी कांग्रेस, अब वो सबसे बड़े सेकुलर हो गए, बैठ गए जाके मंच पर, और बैठा लिया मंच पर, और समाजवादी पार्टी की उपेक्षा की। अब सोचिए, ये बोलना पड़ेगा हमें बिहार में जाके अच्छी तरह से, जनता के बीच सही बात आनी चाहिए। मुलायम के इस कठोर रवैये पर जेडीयू को जवाब नहीं सूझ रहा। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कहते हैं चूक तो हुई है, लेकिन यहाँ भी इशारा नीतीश की ही तरफ है। में नीतीश कुमार जी भाजपा के विरुद्ध सबसे सशक्त ध्रुव के रूप में उभरे हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी पर किसी तरह का कोई दाग नहीं। नेताजी छोड़कर जाएंगे नहीं, लेकिन चूक तो इधर से हुई है। लोग यहां बैठकर सीट बांटने लगते, और नेताजी को मालूम नहीं, अखबार पढ़कर जानेंगे। इसलिए ये सभी चूक हुई है, चूक का सुधार हो जाएगा, सब मामला बन जाएगा। नेता लोग दोषी है, दूसरा कोई करता है, इसमें और लोग अब तब सबके नाम रखने से तक खटास बढ़ेगा। हम अभी बनाने के पक्ष में हैं, बिगाड़ने के पक्ष में नहीं है। तो कहा सुनी से क्या होगा, जानत सब कोई। अरे जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, दे दिया लोग से आप चलाओ, नेतागिरी करो, तो नेता का काम है ना सबको समेट कर ले चलने का।
सब लोग नेता लोग चूक सुधार करें, गठबंधन को आपस में बैठ करके सब कुछ निर्णय करें, कोई दो आदमी एक आदमी बैठ कर न तय करे। महागठबंधन से अलग हुई एनसीपी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिला रही है। जब ये महागठबंधन बना तो उसमें किस पार्टी को क्या शेयर मिलेगा उसकी चर्चा भी उन्होंने नहीं जाके की। वो दिल्ली आते थे तो मुलायम सिंह जी से मिलते भी नहीं थे, जैसा अखबारों में हमने पढ़ा है। तो ये तो दुखद बात है कि आप जिसको मुखिया मान रहे हैं अपने परिवार का, और उससे आप किसी भी स्टेज में उनको विश्वास में नहीं ले रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। जाहिर है लय विलय की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। नीतीश पर मुलायम के कठोर रवैये ने संकेत दे दिए हैं जनता परिवार के अंदर के प्रलय के, जिसका असर महागठबंधन पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे भी इतिहास गवाह है, जनता परिवार बनने से ज्यादा टूटने का रिकॉर्ड बनाता रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात विश्व साक्षरता दिवस की। पूर्वी डीएनए में अब बात विश्व साक्षरता दिवस की। 8 सितंबर 1966 में पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर का दिन विश्व साक्षरता दिवस के लिए निर्धारित किया था, जिसके लगभग 10 महीने बाद पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। यूनेस्को के मुताबिक साक्षरता दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये याद दिलाता है कि साक्षरता हर इंसान का अधिकार है और ये किसी भी तरह की पढ़ाई की बुनियाद है। साक्षरता सिर्फ किताबी शिक्षा हासिल करने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि साक्षरता का मकसद लोगों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बनाना है। साक्षरता गरीबी उन्मूलन, लिंग अनुपात सुधारने, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से निपटने में सहायक और समर्थ है। आज दुनिया भर के देश साक्षरता को लेकर गंभीर हैं। यही कारण है कि साक्षरता दर सुधरी है, लेकिन 100% लक्ष्य हासिल करने से ये कोसों दूर है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर के 101 देश ऐसे हैं जो पूर्ण साक्षरता हासिल करने से दूर हैं। विश्व में साक्षरता दर 84% है, यानी हर 100 में से 16 लोग अनपढ़ और निरक्षर हैं। भारत में औसत साक्षरता दर दुनिया के औसत से 10% कम यानी 74% ही है। हालांकि हमारा पड़ोसी चीन हमसे बहुत आगे है। चीन में 93.3% लोग साक्षर हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में साक्षरता दर 99% है। भारत में साक्षरता दर सुधारने के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार अपने बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, प्रौढ़ शिक्षा योजना, राजीव गांधी साक्षरता मिशन जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत में साक्षरता दर में सुधार की दर धीमी है। देश में अगर साक्षरता बढ़ने की मौजूदा दर कायम रही तो पूर्ण साक्षरता पाने में अब भी 45 से 50 साल लग सकते हैं। भारत में फिलहाल 15 साल से ऊपर आयु वर्ग में 65% पुरुष और 51% महिलाएं साक्षर हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 70% से भी कम ही है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा केरल की साक्षरता दर 93.9% है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, जहां 92.30% जनसंख्या साक्षर है। भारत जब आजाद हुआ था तब यानी 1947 में देश की केवल 12% आबादी ही साक्षर थी, यानी आज से 68 साल पहले देश के 100 में से 88 लोग अनपढ़ थे। लगभग 7 दशक बाद भारत में साक्षरता दर 74% तक पहुंच गई है, लेकिन यह संतोषजनक स्थिति नहीं कही जा सकती। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत की साक्षरता चिंताजनक है, ठीक उसी तरह देश के स्तर पर बिहार और झारखंड की साक्षरता दर भी चिंताजनक है। साक्षरता के मामले पर बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। राज्य की 63.08% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें मात्र 53.33% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। बिहार में ये हाल तब है जब राज्य सरकार अपने बजट का 21% सिर्फ शिक्षा पर खर्च करती है। एक स्वयंसेवी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में वर्ष 2013 के मुकाबले क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के कुल 4% छात्र छात्राओं ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। झारखंड की स्थिति बिहार से थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी काफी खराब है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की 66.41% जनसंख्या साक्षर है,
जिसमें महिलाओं की साक्षरता 52.04% है। झारखंड के 7 जिलों साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, चतरा, लातेहार और गढ़वा में साक्षरता दर 45% से भी कम है। दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत और भारत के राज्यों की तुलना में बिहार और झारखंड में साक्षरता दर बेहद कम है। साक्षरता दर में जो फासला है उसे जल्द से जल्द पाटना होगा और उसके लिए हमें उन योजनाओं की समीक्षा करनी होगी जो साक्षरता दर बढ़ाने के लिए चल रही हैं। फिलहाल पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।